हमारा जो टॉपिक है वो है मेटल नाइट्रोसाइल्स। अच्छा, आज हमने टॉपिक को थोड़ा सा जो है वो इस तरह से शुरू किया है कि आमतौर पे हम जब टॉपिक पढ़ते हैं तो पहले हम उसकी एप्लीकेशन वो उसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसकी बॉन्डिंग पढ़ लेते हैं, उसके टाइप्स पढ़ के एंड पे एप्लीकेशंस पढ़ते हैं। तो आज मैंने एप्लीकेशंस को शुरू में जो ना वो डिस्कस किया है। तो मेटल नाइट्रोसाइल्स हमने पढ़ने हैं। मेटल नाइट्रोसाइल्स क्या होते हैं? वो कॉम्प्लेक्स है जिसमें नाइट्रिक ऑक्साइड जो है या जो NO जिसको हम कहते हैं वो एज ए लिगेंड मौजूद होता है, उसको हम मेटल नाइट्रोसाइल्स कहते हैं। तो इनके दो बड़े इंपॉर्टेंट यूज यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। एक तो ये है कि भाई ये वैसोडाइलेटर के तौर पे इसका एक कॉम्प्लेक्स है आयरन का नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ, जिसको हम नाइट्रोक्लोराइड आयन कहते हैं। ठीक है, ये वैसोडाइलेटर के तौर पे काम करता है और हाई ब्लड प्रेशर की ट्रीटमेंट के लिए जो ना वो इसको हम यूज करते हैं। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर वैसोडाइलेटर का मतलब ये होता है कि ये हमारी जो वेन्स होती हैं, जो आर्टरीज होती हैं, जो जिनमें ब्लड होता है उसको डायलेट कर देती है, उसको फैला देता है। ठीक है, उससे क्या होता है कि उनके अंदर प्रेशर लो हो जाता है। तो हाई ब्लड प्रेशर की ट्रीटमेंट के लिए हम इसको यूज करते हैं। दूसरा इसका एक अहम यूज है कि हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट एनालिसिस होता है एसिड रेडिकल और बेसिक रेडिकल की आइडेंटिफिकेशन करना। उसमें हम नाइट्रेट ग्रुप की जो ना वो आइडेंटिफिकेशन के लिए एक टेस्ट करते हैं जिसमें एक ब्राउन रिंग बनती है। ठीक है, और वो जो ब्राउन रिंग बनती है, वो जो ब्राउन कलर आता है, वो जो रिंग बनती है वो किस वजह से बनती है? वो भी एक नाइट्रोसाइल कंपाउंड होता है, उसकी वजह से बनती है। तो ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं कि मतलब हमारे ज़हन में हो कि हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, हमारे लिए ये चीज़ क्यों इम्पोर्टेंट है। खैर, तो ये था मेटल नाइट्रोसाइल्स के दो इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस। एक तो ये कि वो वैसोडाइलेटर के तौर पे, और दूसरा ये कि वो जो ब्राउन रिंग बनती है क्वालिटेटिव एनालिसिस में वहां पे यूज होते हैं। अब हमने देखना है कि नाइट्रोसाइल्स होते क्या हैं। ठीक है, तो इसको देखने से पहले बेसिकली जब हम नाइट्रोसाइल्स पढ़ रहे हैं तो हमने तो बेसिकली लिगेंड पढ़ना है ना। NO एज ए लिगेंड को हमने उनको उसको एज ए लिगेंड, बेसिकली हमारा चैप्टर पाई चैप्टर लिगेंड्स का है। तो वो लिगेंड जो पाई इलेक्ट्रॉन्स मेटल से एक्सेप्ट कर सके, बैक डोनेशन एक्सेप्ट करते हैं, उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो उसके लिए हमने, अगर आपको याद हो, हमने जो लास्ट टाइम पढ़ा था, क्या उसे कहते हैं जी, कार्बोनाइल, उसकी सबसे पहले हमने पढ़ा जी कि कार्बोनाइल की अपनी फॉर्मेशन कैसे होती है, अपना स्ट्रक्चर कैसे होता है, और उसके अंदर स्ट्रक्चर के अंदर क्या खास बात होती है जिसकी वजह से वो एज ए पाई एक्सेप्टर काम करता है। तो हमने वहां पे वो बाकी बातें उसके साथ कॉमन है। हमने इसकी देखी थी जी MOT डायग्राम। MOT डायग्राम देखें, इसकी भी कार्बन मोनोऑक्साइड से मिलती जुलती है। हाँ, फर्क इस चीज का है कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो है ना वो यहाँ पे एक्स्ट्रा है, कहाँ पे? पाई स्टार में, एंटी बॉन्डिंग में। कार्बन मोनोऑक्साइड में यहाँ तक सारे इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाते हैं, फिल हो जाते हैं, क्योंकि जो है ना वो 4 ऑक्सीजन, 4 कार्बन के और 6 ऑक्सीजन के 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 ये नीचे आगे और 6 ऊपर आगे बॉन्डिंग में। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग के लिए बचता ही नहीं है। लेकिन नाइट्रिक ऑक्साइड में क्या है कि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑक्सीजन के 6 हैं, 11 इलेक्ट्रॉन है। 10 यहाँ तक आगे, 1 इलेक्ट्रॉन बच गया जो यहाँ पे आ गया। मतलब हम कह सकते हैं कि ये पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो बजाते खुद एक पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक क्या होता है? जो मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है, और जो चीजें मैग्नेट को अट्रैक्ट करती हैं उनकी अट्रैक्ट करने की सलाहियत होती है उनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका जो है ना वो 2.5 तकरीबन आ रहा है। मतलब हम कहते हैं 2 से 2.5 के दरमियान है। इसको हम ऐसे डॉटेड लाइन से भी शो कर सकते हैं, ऐसे फिजिकली उसको इमेजिन करने के लिए। ये वाला यहाँ पे ये शो किया हुआ है। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर आपको पता है कैसे आता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो टोटल अगर हम सिर्फ इसी को देखें, पी वालों को देखें, नीचे वाले तो दोनों बॉन्ड में कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, ये वाले दोनों। ठीक है, जितने बॉन्डिंग में उतने एंटी बॉन्डिंग में, एस वाले में। तो यहाँ पे 6 बॉन्डिंग में है और 1 एंटी बॉन्डिंग में है, तो 6 माइनस 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 5। ठीक है, 5 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 आपका आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो मतलब ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो आपस का बॉन्ड है वो तकरीबन 1 और 2 के दरमियान है। तकरीबन ये जो है ना वो इसकी जो लेंथ है वो डबल बॉन्ड से कम होगी और ट्रिपल बॉन्ड से थोड़ी ज्यादा होगी। बहरहाल इससे डबल और ट्रिपल बॉन्ड के दरमियान में होगा। अच्छा, अब ये जो एक बड़ी इसमें मुख्तलिफ चीज आ गई ना कि ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये इसका क्या किरदार होगा इसकी बॉन्डिंग में, ये बड़ा अहम है। यहाँ पे हमने इसको याद रखना है। उसके अलावा ये है, इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो आपको लॉन पेयर नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो इस हालत में भी इसके पास एक लॉन पेयर होता है।
और ऑक्सीजन के पास भी क्या होता है, एक लॉन पेयर होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन के पास भी लॉन पेयर है, नाइट्रोजन के पास भी लॉन पेयर है, दोनों तरफ से ये एज ए पाइक जो ना वो डोनर काम कर सकता है, लेकिन वो एज ए डोनर काम करता है नाइट्रोजन पे। अच्छा देखें, होता ही है कि डोनर ऑक्सीजन भी बन सकता है, नाइट्रोजन भी, तो जैसे कार्बोनाइल में हुआ था ना कि कार्बन भी बन सकता था, ऑक्सीजन भी बन सकता था, लेकिन बना कार्बन क्यों था, ठीक है। यहाँ पे भी क्वेश्चन आता है कि नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ऑक्सीजन भी कर सकता है, तो लेकिन ऐसा क्यों है कि सिर्फ नाइट्रोजन कर रहा है। देखिए बात सादी सी बात है कि अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ना तो उसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज अब अगर ऑक्सीजन करेगा तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आएगा, अगर ये करेगा तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आएगा। तो आपने ना, अगर आपको याद हो, वो कैनोनिकल फॉर्म्स के आपने रूल्स पढ़े थे कि कैनोनिकल फॉर्म्स कैसे बनाते हैं, वहां पे एक रूल भी था इस तरह का कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। देखिए ना, दो एटम है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है। तो अगर दोनों के पास ऑप्शन हो कि कौन इलेक्ट्रॉन देगा, तो जाहिर है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है वो इलेक्ट्रॉन देगा, और उसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो हम इसको दूसरे लफ्जों में ये कहते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले पे ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एटम, ठीक है। तो ये एक बात आ गई इसमें कि नाइट्रोजन ही इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर क्यों डोनेट करेगा, ऑक्सीजन क्यों नहीं करता, हालांकि उसके पास भी इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर मौजूद है, ठीक है। तो ये एक यहाँ पे एक बात आ गई। उसके बाद ये हो गया इसका स्ट्रक्चर बेसिक और इसकी एमओटी डायग्राम, इसको हमने माइंड में रख के फिर अगली इसकी सारी प्रॉपर्टीज पढ़नी है, यहाँ तक जो अब ये है कि अगर हमने इसका स्ट्रक्चर देख लिया है और दूसरी हमारे पास इसकी एक डायग्राम आ गई है माइंड में कि इसका स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, देखिए जब स्ट्रक्चर से बात मुराद होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, ये छोटा सा 2 मॉलिक्यूल का एटम है, तो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर से मुराद होते हैं कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, कैसे हैं, ठीक है। ये अगर हम माइंड में रखते हैं तो फिर हम आगे चलते हैं कि भाई जो नाइट्रोजन जो था ना कार्बोनाइल, ठीक है, जो कार्बोनाइल था उसमें ये था कि वो सारे कार्बोनाइल एक ही तरह से बॉन्डिंग करते हैं हमेशा से, उनमें कोई किसी किस्म की वेरिएशन नहीं बॉन्डिंग के हवाले से, ठीक है, बॉन्डिंग के हवाले से उनमें कोई वेरिएशन नहीं पाई जाती, ठीक है। लेकिन ये जो नाइट्रोसाइल है ना, नाइट्रो ग्रुप है, इसमें 2 तरह के बॉन्ड पाए जाते हैं, 2 तरह के इसमें वर्जन पाए जाते हैं, 2 तरह के मॉड्स पाए जाते हैं कि 2 तरीके से ये बॉन्डिंग करता है मेटल के साथ। एक होते हैं इसके लीनियर मोड होता है जिसमें नाइट्रो ग्रुप लीनियर होता है, और एक मोड वो है जिसमें नाइट्रो ग्रुप जो होता है ना वो बेंट होता है। हमने इनको देखना है कि लीनियर कब होता है और वो बेंट कब होता है, कौन जी, नाइट्रो ग्रुप। अच्छा जी, अब देखिएगा कि लीनियर नाइट्रो ग्रुप कब बनता है। लीनियर नाइट्रो ग्रुप बनता है जब मेटल जो नाइट्रोसाइल है, ठीक है, वो NO पॉजिटिव के तौर पे काम करे। ये क्या होता है जी, NO पॉजिटिव के तौर पर उसको क्या पड़ी है कि वो काम करे। अब आप देखें कि आमतौर पे देखें इसके पास जो इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट करने हैं इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है। तो नाइट्रो ग्रुप क्या है कि देखिए नाइट्रो ग्रुप का 2 तरह की बॉन्डिंग कर सकते हैं। एक ही होता है, एक बॉन्डिंग का वो मोड है जिसमें लीनियर नाइट्रो ग्रुप है। लीनियर नाइट्रो ग्रुप से मुराद ये है कि sp हाइब्रिडाइज्ड जो स्ट्रक्चर है नाइट्रोजन का, देखें जब उसके ऊपर भी देखें, अगर ये ऊपर आपने एमओटी डायग्राम देखी है, इसके अलावा अगर आप ये वाली दूसरी डायग्राम कंसीडर करते हैं या इसको वीबीटी के कंसेप्ट के अलोंग देखते हैं, अकॉर्डिंग देखते हैं, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो होगी वो sp होगी, ठीक है, sp हाइब्रिडाइजेशन होगी नाइट्रोजन की, और आपको पता है ऑक्सीजन की भी जाहिर sp होगी, और sp हाइब्रिडाइजेशन में जो ना वो एक लीनियर स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। तो इसी तरह से इसके जो बॉन्डिंग करनी है इसने मेटल के साथ, वो भी इसके 2 तरीके हैं। पहला है लीनियर। लीनियर में क्या है कि भाई लीनियर में हम ये कंसीडर करते हैं कि नाइट्रो ग्रुप जो होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है मेटल को। 3 इलेक्ट्रॉन कैसे डोनेट करता है, सबसे पहले जो होता है ना वो क्या है, ये यहाँ पे नीचे 3 स्टेप देखिएगा। सबसे पहले क्या है कि नाइट्रो ग्रुप जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो मेटल को डोनेट करता है, ठीक है। सबसे पहले नाइट्रो ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन मेटल को देता है। ये इलेक्ट्रॉन कौन सा होता है,
ये इलेक्ट्रॉन ये होता है जो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाई स्टार में पड़ा हुआ है ना, और वो जो बात हम कहते हैं कि ये पाई स्टार में अनपेयर्ड है, पैरामैग्नेटिक इसकी वजह से है, तो थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी का फैक्टर, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में जितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा आएंगे ना उतनी ज्यादा अनस्टेबिलिटी आएगी। तो मतलब हम कह सकते हैं कि बाकी बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन की निस्बत ये जो ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन है ये अनस्टेबल है। तो होता क्या है कि सबसे पहले नाइट्रो ग्रुप ये इस फॉर्म में होता है जब ये गैसियस फॉर्म में है। जब इसका इंटरेक्शन मेटल के साथ होगा तो मेटल के साथ इंटरेक्शन करते वक्त क्या होगा कि सबसे पहले ये क्या करेगा, अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट करेगा। अच्छा, जिसके नतीजे में क्या होगा कि इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। हाँ, और अच्छा इस मीनवाइल एक काम ये और भी होगा कि ये जो ऑक्सीजन का लॉन पेयर था ना, ये इसने नाइट्रोजन को क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। ये दो काम यहाँ पे हुए हैं, और इन दो कामों के नतीजे में एक इफेक्ट क्या हुआ है कि हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्मेशन आ गई है, ये वाली, कि मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है और नाइट्रो ग्रुप न्यूट्रल ही है, ऑक्सीजन के ऊपर भी पॉजिटिव आ गया है। और अगर आप यहाँ पे एक कन्वर्जन नोट करें कि यहाँ पे 3 बॉन्ड बन गए हैं, ठीक है। और ये जो तीसरा बॉन्ड बना है ये कैसे बना है कि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर दिया जो है ना वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के जरिए। अच्छा, नेक्स्ट क्या होता है कि अब जो नाइट्रोजन है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन का पेयर नॉर्मली उसने डोनेट करना होता है मेटल को सिग्मा बॉन्डिंग के जरिए, वो डोनेट करता है 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अच्छा, अब वो डोनेशन कर दी तो ये मेटल का नाइट्रोसाइल के साथ क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स बन गया। अब ये पाई एक्सेप्टर भी है तो कुछ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ये बैक इसकी तरफ नाइट्रोजन की तरफ वापस भी आती है। अब इस सारे प्रोसेस में ना 2 चीजें नोट करने वाली है। सबसे पहली चीज, इस सारे कॉम्प्लेक्स बनने के दौरान नाइट्रो ग्रुप ने पार्टिसिपेट नहीं किया, बल्कि यहाँ पे जो पार्टिसिपेट कर रहा है मेटल के साथ बॉन्ड बनाने में वो नाइट्रोसाइल ग्रुप है जिसको NO पॉजिटिव बोलते हैं, ठीक है। और नंबर 2 कि मेटल जो अच्छा देखिए, अगर आप बात करें ना नाइट्रोसाइल ग्रुप की, ठीक है, कि नाइट्रोसाइल ग्रुप ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं मेटल को, लेकिन अगर आप बात करें किसकी, नाइट्रो ग्रुप की, तो नाइट्रो ग्रुप ने टोटल कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट किया है कब, जब वो क्या बना है, नाइट्रोसाइल बना है, और 2 इलेक्ट्रॉन उसने बाद में डोनेट किए हैं। टोटल ओवरऑल 3 इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट किए हैं मेटल को, ठीक है। तो ये एक हमारे पास एक नई चीज आई है कि जिसमें वो 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर जो है वो क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, ठीक है। और उसके नतीजे में मेटल का लिगेंड के साथ बॉन्ड बन गया है, और उसमें पाई एक्सेप्टर के तौर पे भी काम करता है। मेटल के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आया है उसको कम करने के लिए मेटल कुछ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बैक डोनेट करता है, और ये अपने एम्प्टी जो पाई ऑर्बिटल है उनमें उस इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को एक्सेप्ट करता है। उसके बाद ये हमारे पास 3 सिंपल स्टेप्स में ये काम हुआ कि सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन गया और NO पॉजिटिव आइन बना। अब ये जो NO पॉजिटिव आइन है ये कार्बोनाइल के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है और बिल्कुल उसकी तरह एक इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करता है, और पाई एक्सेप्टर भी है, और मेटल के इलेक्ट्रॉन जो है ना वो अपने एम्प्टी पाई स्टार ऑर्बिटल में एक्सेप्ट भी करता है, ठीक है। और ओवरऑल हम देखें तो NO ग्रुप ने टोटल 3 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है। अब अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन भी आता है कि भाई ठीक है, ये तो हमने एक बाहर कह दिया कि 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, हमारे पास इसका सबूत क्या है कि 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं। हमारे पास सबूत कहाँ से आते हैं, एक्सपेरिमेंट से। तो हमारे पास 2 तरह के यहाँ पे हम सबूत डिस्कस करेंगे। एक तो स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ठीक है, कि अगर हम इंफ्रारेड, वही जो हमने उसके लिए भी पढ़ा था, स्पेक्ट्रा पढ़े, तो इंफ्रारेड जो अब्जॉर्प्शन होती है ना, जो फ्री नाइट्रो ग्रुप है गैस की फॉर्म में, उसकी होती है 1880 पर सेंटीमीटर। ये एब्सोल्यूट नहीं होती, इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकती है, 1800 से 1900 के करीब कह लें, ठीक है। लेकिन जब वो नाइट्रोसोनियम साल्ट बनाता है, नाइट्रोसोनियम साल्ट का मतलब होता है जब वो NO पॉजिटिव बना लेता है, ठीक है, NO पॉजिटिव बना लेता है तो उसकी अब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने पिछली डिस्कशन को माइंड में रख के ये बताना है कि यहाँ पे ऐसी क्या चेंज आई है कि अब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड आ गया जी, ट्रिपल बॉन्ड आ गया इसमें। हाँ, ट्रिपल बॉन्ड आ गया है। तो असल में हुआ ये है कि देखें, इसमें नाइट्रोजन भी आप दोबारा से इस डायग्राम पे आए कि सबसे पहले क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया मेटल को, ठीक है। जब ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चला गया, मेटल पे चला गया, तो इट मींस एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 0, ठीक है।
एंटी बॉन्डिंग में 0 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 6 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 3 आ गया। ठीक है, अब कंप्लीटली 3 बॉन्ड बन गए हैं। पहले 2 से 3 के दरमियान था बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, जब एक इलेक्ट्रॉन वो लूज करके NO पॉजिटिव बन जाएगा तो अब उसके बॉन्ड कितने रह गए, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के आपस में बॉन्ड कितने बन गए, 3 बॉन्ड बन गए। तो इन 3 बॉन्ड की वजह से स्ट्रेचिंग जो वाइब्रेशन है उसकी फ्रिक्वेंसी, उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है, और वो ज्यादा एनर्जी की रेडिएशन अब्सॉर्ब करता है। जी सिंपल इस तरह कह सकते हैं कि जब NO अकेला था तो उसमें डबल बॉन्ड थी और हमें कम एनर्जी चाहिए थी बॉन्ड को स्ट्रेच करने के लिए। डबल नहीं था, 2.5 था ऑर्डर उसका, डबल से ज्यादा था, ट्रिपल से कम था। ट्रिपल से कम था और डबल से थोड़ा सा ज्यादा था। ठीक है, और मगर जब NO पॉजिटिव बना तो फिर वो प्रॉपर ट्रिपल बन गया और हमें डबल एनर्जी चाहिए उसकी थी। अब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। ठीक है, उसमें नीचे लिखा भी हुआ उसका आंसर, जहां से सनी ने पढ़ के बताया ना आपको। ठीक है, कि ये जो ना वो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया है। मैंने नहीं पढ़ा था, मैं वैसे ही बताया। अच्छा, जीनियस। अच्छा, ये है कि मैं तो वैसे ही पता नहीं कब आए हो आप। खैर, तो ये जो है ना कि बॉन्ड ऑर्डर जो ना 2.5 से 3 में चला गया है। कन्वर्जन क्या हुई है, सिंपल, NO से NO पॉजिटिव वाली। ठीक है, NO से NO पॉजिटिव, NO से NO पॉजिटिव आने में बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया है 2.5 से 3 का, जिसकी वजह से अब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। दूसरा हमें पता चलता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल की जो कैलकुलेशन है वहां से, कि हमने पढ़ा हुआ है कि 36 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं। मिसाल के तौर पर आयरन की एग्जांपल लें, एक आयरन का कॉम्प्लेक्स है जिसमें 2 कार्बोनाइल और 2 नाइट्रो ग्रुप मौजूद होते हैं। अब आपको पता है कि मैं कैलकुलेशन इस साइड पे कर रहा हूँ, आयरन का जो एटॉमिक नंबर है वो 26 है। ठीक है, तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स की बात करता हूँ, और इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, मजीद 10 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, अब इसके साथ 2 कार्बोनाइल है, आपको पता है एक कार्बोनाइल 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो टोटल 2 कार्बोनाइल से कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। 2 कार्बोनाइल से 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब डेफिशिएंसी कितनी है, 6 की, तो इसका मतलब वो जो 6 इलेक्ट्रॉन है ये 2 नाइट्रो ग्रुप ने दिए हुए हैं। तो 6 तभी होंगे जब हर एक कितने कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 2 नाइट्रो ग्रुप हैं और हर एक कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन देगा तो वो सम जाके किसके इक्वल होगा, 6 के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमारे पास कंफर्म होता है कि ये नाइट्रो ग्रुप जो होता है ना वो 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जिसकी वजह से उसका EAN रूल के मुताबिक 36 इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं। एक दूसरी एग्जांपल ऊपर वाली मैंगनीज वाली है। ठीक है, ये स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज। मैंगनीज का एटॉमिक नंबर होता है 25। ठीक है, इसमें 25 इलेक्ट्रॉन है। इसको कितने चाहिए जी, 11 चाहिए इसको। ठीक है, 11 कैसे पूरे होंगे, एक कार्बोनाइल है तो एक कार्बोनाइल से कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो बाकी 3 नाइट्रो ग्रुप है, तो 3 नाइट्रो मिलके इसको कितने इलेक्ट्रॉन देंगे 11 पूरे करने के लिए, 9 इलेक्ट्रॉन देंगे। तो इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। 11 जमा 25, इसका सम जो है ना वो इक्वल टू आ जाएगा 36। ठीक है, तो यहां से भी हमारे एक एविडेंस मिलता है कि अगर हम नाइट्रो ग्रुप के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की डोनेशन मानेंगे तो उसके 36 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, वो EAN रूल फॉलो करता है, अदरवाइज वो EAN रूल को फॉलो नहीं करता। ठीक है, तो ये 2 हमारे पास एविडेंस है जहां से हम साबित करते हैं कि ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट। उसके बाद दूसरे हमारे पास आ जाते हैं बेंट नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, बेंट नाइट्रो ग्रुप में क्या है कि ये उलट है उससे पहले वाले से। पहले वाले में क्या हुआ था कि मेटल को इलेक्ट्रॉन दिया था किसने, NO ने। ठीक है, और NO पॉजिटिव बना था। यहाँ पे क्या होता है कि मेटल जो होती है ना वो NO को इलेक्ट्रॉन देती है। ठीक है, और वो जाहिर है कि वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा, वो इलेक्ट्रॉन पाई स्टार में आएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ले आए उसको। तो मेटल से पहले एक इलेक्ट्रॉन आता है NO पे, और जब मेटल पे इलेक्ट्रॉन NO पे आएगा तो जाहिर है वो क्या बन जाएगा, NO नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब ये NO नेगेटिव कि भाई ये जब बेंट नाइट्रो ग्रुप होता है उसमें सबसे पहले क्या काम होता है कि मेटल से एक इलेक्ट्रॉन आता है नाइट्रो ग्रुप पे। ठीक है, जिसके नतीजे में NO जो है वो NO नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, NO जो है वो NO नेगेटिव में कन्वर्ट होगा। ठीक है, और फिर जो NO नेगेटिव है ना वो एक इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करता है मेटल को। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि पहले उसने एक इलेक्ट्रॉन मेटल से लिया, फिर उसको 2 दे दिए, तो ओवरऑल क्या हुआ है, उसने एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है।
तो इसके नतीजे में जो मेटल का नाइट्रोसाइल बनता है वो इस तरह का बेंट होता है, जिसमें MnO बॉन्ड जो होता है उसका बॉन्ड एंगल जो होता है वो तकरीबन 120 के लगभग, या यूं कह लें कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला होता है। ठीक है, तो इस वजह से जो ना वो, या इसको हम कहते हैं जी बेंट नाइट्रोसाइल ग्रुप है, या ये बेंट ग्रुप है। ठीक है, और बेंट ग्रुप के पीछे रीजन क्या है कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है नाइट्रो, और बेसिकली नाइट्रो किस फॉर्म में है, NO नेगेटिव की फॉर्म में। NO नेगेटिव की फॉर्म में कब कैसे आया था, क्योंकि उसको एक इलेक्ट्रॉन मेटल ने क्या किया था, डोनेट किया था। ठीक है, अब इसमें एक और बात आ जाती है कि ऐसा जब होगा, जब नाइट्रो ग्रुप बेंट हो जाएगा, ठीक है ना, देखिए जब ये बेंडिंग आ जाएगी तो बेंडिंग में फिर क्या होगा कि सिमेट्री रीजंस की वजह से बैक डोनेशन भी नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है बैक डोनेशन भी बनता है पाई बॉन्ड की वजह से। चले, तो मैं ये कह रहा था कि जब बेंट होता है हमारे पास मेटालिक नाइट्रोसाइल्स होते हैं जिसमें नाइट्रो ग्रुप जो है वो बेंट होता है, उसमें क्या होता है कि सबसे पहले एक मेटल से एक इलेक्ट्रॉन आता है किसमें, उसके अंदर नाइट्रो ग्रुप में, मतलब नाइट्रो ग्रुप जो होता है ना वो NO नेगेटिव में कन्वर्ट होता है, और फिर क्या होता है कि NO नेगेटिव जो होता है ना वो एक इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करता है, और उसके नतीजे में कुछ इस तरह की जो ना वो डोनेशन होती है, इस तरह का जो ना वो बॉन्ड बन जाता है जिसमें बेंट होता है। ये बेंट क्यों आया है, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है वो पड़ा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन का पेयर रिपल्शन जो है ना वो करेगा, रिपेल करेगा दोनों तरफ। ये सिंपल एक वेस्पर का कॉन्सेप्ट भी है। ठीक है, इस रिपल्शन की वजह से इसमें बेंडिंग आ जाएगी। ठीक है, और ओवरऑल इसमें लिगेंड क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो मेटल नहीं आया था, मेटल ने दिया था, और दूसरा एक अपना मिला के उसने बॉन्ड बना लिया है। ठीक है, दूसरा उसने जो है वो अपना क्या उसे कहते हैं कि मिला के तो इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है वो क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो ओवरऑल सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, किसने, मेटल ने। ठीक है, अच्छा जी, अब इसमें एक बात जो मैं कह रहा था कि भाई इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कि भाई बैक डोनेशन नहीं हो सकती, क्योंकि बैक डोनेशन के लिए पाई बॉन्ड के लिए शर्त ये है कि वो एक ही जो ना वो लाइन में एक ही एक्सिस में होने चाहिए सारे। ठीक है, एक ही एक्सिस में वो सारे पी ऑर्बिटल होंगे या पाई ऑर्बिटल होंगे तो फिर पाई बॉन्ड बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। अब यहाँ पे देखें ना, मेटल यहाँ पे है, ठीक है, और ये जो ग्रुप है सारा ये इस तरफ है, इसके जो है ना वो यहाँ पे इस तरह से पाई ऑर्बिटल यहाँ पे हो गए हैं, इनका एक एंगल बन रहा है खास। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, उससे ये होगा कि यहाँ पे इफेक्टिव ओवरलैप नहीं मुमकिन इन दोनों के दरमियान पाई पाई के लिए, तो इस वजह से यहाँ पे बैक डोनेशन जो है ना वो तकरीबन नहीं होगी। तकरीबन नहीं होने का मतलब ये है कि यहाँ पे इफेक्टिव बैक डोनेशन नहीं होगी, उसका हमारे पास एविडेंस आता है स्पेक्ट्रोस्कोपी से। अच्छा, पहला एविडेंस क्या है कि भाई बेंट नाइट्रोसाइल्स होते हैं ना, उनकी एब्जॉर्प्शन होती है 1525 से लेके 1690 पर सेंटीमीटर में। यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि बॉन्ड जो होता है ना वो वीक हो गया है। अब यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या था, दोबारा आए जरा MOT की डायग्राम पे, कि एक्चुअली इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन मेटल ने दे दिया, तो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितने आगे, 2। उससे क्या हुआ कि टोटल इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में 6 हैं, एंटी बॉन्डिंग में 2 हैं। ठीक है, तो जवाब बॉन्ड ऑर्डर जब आप निकालेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर आपके पास आएगा कितना जी, 2 आएगा। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर 2 आने की वजह से बॉन्ड क्या हो गया है, वीक हो गया है। ठीक है, तो बॉन्ड वीक होगा तो इसका मतलब है कि स्ट्रेचिंग जो वाइब्रेशन है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला एविडेंस है बेंट उसमें नाइट्रोसाइल ग्रुप में बेंट के साथ साथ इस चीज का एविडेंस कि इसमें बैक डोनेशन कोई नहीं हो रही और इसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन का बॉन्ड जो है वो वीक हो गया और उनमें डबल बॉन्ड है। ठीक है, ये एक इसमें बात आ गई। ठीक है, दूसरा इसमें वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज का जो डिफरेंस है ना वो हमें बता रहा है कि जो लीनियर में ट्रिपल बॉन्ड होता है, बेंट में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। तो ये 2 एविडेंस हैं जो हमें ये बता रहे हैं। हाँ, इसके अलावा हमारे पास वो भी आ जाता है, इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग हम करेंगे ना तो वहां से भी हमें पता चल जाता है कि भाई इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग के हवाले से भी, EAN रूल के फॉलो करने से हवाले से भी इसमें जो है ना वो पता चल जाता है कि ये जो है ना वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया इसने। ठीक है, तो बहरहाल ये था 2 तरह के हमारे पास नाइट्रोसाइल ग्रुप, इनका कंपैरिजन आपको यहाँ पे एक छोटा सा कंपैरिजन भी दिया गया है।
ठीक है, कि जो बॉन्ड एंगल है ये वाला, इस एंगल की बात कर रहे हैं, इसमें तकरीबन 165 से 180 के दरमियान होता है, मतलब वेरी करता है, ठीक है। लेकिन इनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल है इंटरनल, ये वाला, ये होता है जी 120 से लेके 140 तक, sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला, ठीक है। उसके बाद जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, वो होती है जो लीनियर की 1610 से लेके 1830 तक, जबकि बेंट की 1520 से लेके 1720 पर सेंटीमीटर तक होती है। रीजन आपको पता है कि लीनियर में ट्रिपल बॉन्ड होता है नाइट्रोजन ऑक्सीजन का, और बेंट में नाइट्रोजन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज के इलेक्ट्रॉन डोनर का काउंट जो है, नाइट्रोसाइल तो आपको पता है, जो एक देखें जो लिगेंड की बात करेंगे ना, तो यहाँ पे आपने दो तरह के लिगेंड पढ़े हैं, एक आपने पढ़ा है NO पॉजिटिव, ठीक है, और एक आपने पढ़ा है NO नेगेटिव। लिगेंड की जब हम बात करते हैं तो लिगेंड तो 2 इलेक्ट्रॉन ही डोनेट करता है, ये लिगेंड की बुनियादी डेफिनेशन यही है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल जो मॉलिक्यूल होता है जिसको आप नाइट्रो बोलते हैं, जब नाइट्रो की बात करेंगे तो नाइट्रो जो है वो इस सूरत हाल में 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, लेकिन इस सूरत हाल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन का काउंट देखेंगे NO का तो वो 3 है और इसमें 1 है, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉन का काउंट लिगेंड का कहेंगे तो वो तो लिगेंड का तो 2 ही होता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस था लीनियर और बेंट नाइट्रोसाइल ग्रुप्स में। इसमें